हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्लास में देखिए इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। ठीक है, वी सॉ देयर हाउ टू रिड्यूस ए टू बॉडी सिस्टम टू ए सिंगल बॉडी सिस्टम। टू बॉडी सिस्टम को सिंगल बॉडी सिस्टम में कैसे रिड्यूस करते हैं वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब हम लोग सेंट्रल फोर्स मोशन बिगिन करेंगे। देखिए, जब भी आपको टू बॉडी प्रॉब्लम दिया रहेगा तो हम लोग के पास एक तरीका है जिससे हम लोग टू बॉडी सिस्टम को सिंगल बॉडी सिस्टम में रिड्यूस कर सकते हैं। और सिंगल बॉडी प्रॉब्लम दिया रहेगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी टू बॉडी प्रॉब्लम रहेगा, टू बॉडी सिस्टम रहेगा सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में, तो हम लोग उसको सिंगल बॉडी सिस्टम में रिड्यूस कर लेंगे। तो अब पूरा जो हम लोग थ्योरी कंस्ट्रक्ट करेंगे वो सिंगल बॉडी सिस्टम का कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे सॉल्व नहीं होते जैसे आपने न्यूटन सेकेंड लॉ में किया था अपने फ्रिक्शन का या नॉर्मल रिएक्शन का, वैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके। वैसे इसका सवाल नहीं बनेगा, नहीं करते हम लोग। ठीक है, इसका सवाल थोड़ा दूसरे तरीके से अप्रोच करते हैं हम लोग। तो उसके लिए थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है और कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा सेंट्रल फोर्स से, चाहे कोई भी एग्जाम हो फिजिक्स का, बीट IIT जैम CSIR नेट। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी अगर आप पढ़ते हैं तब भी आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। तो सेंट्रल फोर्स मोशन, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। ठीक है, तो फॉर अ सिंगल बॉडी सिस्टम, और वी कैन हैव अ सिंगल बॉडी सिस्टम और वी कैन हैव ए इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम। ठीक है, टू बॉडी सिस्टम दिया है तो उसको रिड्यूस करेंगे वन बॉडी सिस्टम में। तो हम लोग पूरा सिंगल बॉडी सिस्टम के लिए ही ये हम लोग थ्योरी कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। सो फॉर सिंगल बॉडी सिस्टम or a two body system reduced to a single body system, two body system reduced to single body system। देखिए लास्ट वाला वीडियोज देखना पड़ेगा आपको, इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम वाला। देखिए फिजिक्स में कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे सेंट्रल फोर्स से पढ़ रहे हैं तो इसके पिछले वाला, जैसे अभी हम लोग ये स्टार्ट किए हैं तो इसके पीछे वाले वीडियोस आप जरूर देखें। इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। वहीं पे हमने रिड्यूस मास वगैरह डिफाइन किया था। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज सेंट्रल फोर्स कैन बी रिटन एज सेंट्रल फोर्स इज गिवन बाय FR equals to सेंट्रल फोर्स सिर्फ R का फंक्शन है। ठीक है, you have this this is called center of force और यहां से हम लोग एक R डिस्टेंस पे we have mu। अब mu क्या है? mu is mass m if it is single body system, mu is the mass of single body if it is single body system, and mu will be reduced mass if you are reducing two body system to a single body system। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ फोर्स है, दिस इज R। तो यहाँ पे जो अगर मान लो ये हम लोग इनिशियल लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग या एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी वीडियो अलग से सेपरेटली हम बना लेंगे। ठीक है, तो उसको भी आपको स्टडी कर लेंगे तो थोड़ा सा ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर होगा। ठीक है, सो वी हैव इन पोलर कोऑर्डिनेट इनिशियल लाइन, तो ये जो एंगल थीटा है, तो जो आपका फोर्स है F सेंट्रल फोर्स, ये बॉडी के सिर्फ रेडियल कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। बॉडी का डिस्टेंस क्या है सेंटर ऑफ फोर्स से उस पर डिपेंड करेगा, बॉडी का जो एंगुलर पोजीशन है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन है। ठीक है, और ER क्या है? ER इज ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग R। लिख देते हैं, ER इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग R। या यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग R। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ओके फाइन,
Now, so this is central force. This is expression. This is the format of center. FRB is a function of R, where force is attractive if FR is नेगेटिव. अगर FR नेगेटिव होगा तो देखो ER का डायरेक्शन ये है, तो अगर स्मॉल FR नेगेटिव होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा. एंड रिपल्सिव if FR is positive, is repulsive if FR is positive. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. अब हम लोग जो है इस वीडियो में we'll try to understand some general characteristic of central force system. अभी हम लोग स्पेसिफिक सिस्टम में नहीं गए हैं. स्पेसिफिक सिस्टम हो जाएगा जब FR को डिफाइन कर देंगे. अभी एक जर्नलिस्टिक बात कर रहे हैं हम लोग. अभी जो हम लोग है जर्नलिस्टिक बात कर रहे हैं. अभी जो भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे ही सेंट्रल फोर्स सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम लोग अभी FR डिफाइन नहीं किए हैं. हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि FR माइनस GMM/R है, R² है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² है, कुलम्बिक है या ग्रेविटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं हम लोग बोल रहे हैं. ठीक है. तो अभी जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, वो इन जनरल एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल काइंड ऑफ सेंट्रल फोर्स सिस्टम, बी इट ग्रेविटेशनल, कुलम्बिक और एनी अदर सेंट्रल फोर्स सिस्टम. ठीक है. तो बेसिकली वी आर स्टडिंग फैमिली ऑफ सिस्टम्स. अभी हम लोग कोई स्पेसिफिक सिस्टम सेंट्रल फोर्स सिस्टम में नहीं है. वी आर इनटू ए फैमिली ऑफ सेंट्रल फोर्स सिस्टम and we are trying to now understand the general characteristic of that family of central force system. ठीक है. अब देखिए कोई भी सिस्टम है नेचर में, कोई भी नेचर में सिस्टम होगा तो उसको गवर्न करने के लिए नेचर मेक्स लॉज. ठीक है. किसी भी सिस्टम को, जैसे सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम नेचर इज गवर्निंग बाय सर्टेन लॉज. व्हाट आर दोज लॉज? कोई भी सिस्टम नेचर के कोई भी सिस्टम आप देख लो. ठीक है. दे आर ऑलवेज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज. ठीक है. नेचर उस पर रिस्ट्रिक्शन, लॉज क्या है? लॉज आर सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिस्टम, सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम. सिस्टम किस तरह से प्रोसीड करेगा, सिस्टम किस तरह से इवॉल्व करेगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. एंड दो रिस्ट्रिक्शन फोर्सेज ए सिस्टम टू इवॉल्व इन ए वेरी प्रेडिक्टेबल फैशन. नेचर इतने लॉज बनाता है कि वो सिस्टम का पूरा इवोल्यूशन जो है एक प्रेडिक्टेबल फैशन में हो. मतलब हम आगे हम लोग और समझेंगे इस चीज को, क्या हम बोल रहे हैं. ठीक है. तो देखिए कोई भी सेंट्रल फोर्स सिस्टम है तो नेचर उस पर दो रिस्ट्रिक्शन पुट करता है. एक है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन. नेचर makes the system obey the law of conservation of angular momentum and law of conservation of energy. देखिए कैसे. तो very first thing that we are going to study is law of conservation of angular momentum. ठीक है. और सिर्फ वही नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम लोग ये भी देखेंगे कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने की वजह से सिस्टम का मोशन रिस्ट्रिक्ट होता है. ठीक है. हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिस्ट्रिक्ट द सेंट्रल फोर्स सिस्टम टू ए सिंगल प्लेन. ये भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे. सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाउ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ए सेंट्रल फोर्स सिस्टम एंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. तो देखिए देखिए अगर मान लो आपको कोई सिस्टम दिया हुआ है, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ फोर्स एंड दिस इज म्यू, राइट, दिस इज आर. ओके.
and FR is acting on it. This is initial line. Okay. अब देखिए, central force is given by okay. Now, what is the torque generated by this central force? Torque generated by the सेंट्रल फोर्स टाउ. बॉडी म्यू पे सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा है. अब हम लोग बोल रहे हैं कि क्या टॉर्क जनरेट करेगा. सेंट्रल फोर्स कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है? आर क्रॉस एफ. टॉर्क का ऐसे फॉर्मूला होता है ना. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? आर इज व्हाट? आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर इज द वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू म्यू. सेंटर फोर्स से म्यू तक का है. आर का मैग्नीट्यूड स्मॉल आर है और डायरेक्शन क्या है? ई आर, इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर. तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक वीडियो बना ही देंगे हम, ठीक है. पोलर कोऑर्डिनेट का वीडियो, जब इसको ये वीडियो बनाते हैं उसका पोलर कोऑर्डिनेट का वीडियो बना दे, उसका अलग प्लेलिस्ट बना लेंगे हम लोग, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट का, क्योंकि बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है. सो दिस इज ER, cross ER will be 0. So, torque generated by the central force is 0. Central force does not generate any torque. Central force जो है कोई torque generate नहीं करता है. Central force कोई भी torque generate नहीं करेगा, ठीक है. Okay. Since it does not generate any torque, torque is also equal to dl by dt, where L is the angular momentum. So I can say L is constant with time. As the system evolves, the angular momentum has to be conserved. Or you can say the system is going to evolve in such a fashion that it should not violate the angular momentum conservation. मतलब सिस्टम इस तरीके से इवॉल्व करेगा, सिस्टम इस तरीके से उसका फिजिकल स्टेट इस तरीके से इवॉल्व करेगा कि एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू और डायरेक्शन है, मतलब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगुलर मोमेंटम एज अ वेक्टर क्वांटिटी हैज टू बी कंजर्व्ड विथ टाइम, ठीक है. तो एक तरह से रेस्ट्रिक्शन है सिस्टम के इवोल्यूशन के ऊपर. सिस्टम के इवोल्यूशन के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि तुमको इस तरीके से प्रोसीड करना है कि तुम एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो है, एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सिस्टम विल इवॉल्व इन सच ए फैशन दैट एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड. अब इसका देखते हैं कि इसका जो कंजर्वेशन है वो सिस्टम के इवोल्यूशन में किस तरह से फर्क डालता है, किस तरह से इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, सिस्टम को किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो हम लोग अभी देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है. अब एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक वेक्टर क्वांटिटी कंजर्व होने का मतलब यह है कि उसका मैग्नीट्यूड भी कंजर्व होगा और उसका डायरेक्शन भी कंजर्व होगा. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड भी कंजर्व होगा और उसका डायरेक्शन भी कंजर्व होगा. ओके, सो लेट्स सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. लेट्स सी, पहले डायरेक्शन कंजर्व हो रहा है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं. फिजिकल सिग्निफिकेंस दो भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं. सिग्निफिकेंस, ठीक लिखे हैं जी, सिग्निफिकेंस ठीक ही होगा, ये ऐसे कुछ होना चाहिए, पता नहीं. सिग्निफिकेंस में समझ रहे हैं आप, ठीक है. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, पहले हम लोग देखें कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है. अब फिर देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है. ऑफ द फैक्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए, ठीक है. अब देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या है, L इज R क्रॉस P,
L is r cross p, or which is you can say it is this. अब एंगुलर मोमेंटम देखिए, ये आपका r वेक्टर है। आप सपोज करो कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सपोज करो इस डायरेक्शन वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कंजर्व है। डायरेक्शन कंजर्व मतलब r क्रॉस v का डायरेक्शन भी कंजर्व होगा फिर इस केस में। अब r क्रॉस v का क्या डायरेक्शन होगा बताओ, मतलब r क्रॉस v का डायरेक्शन क्या, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, r क्रॉस v क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अगर निकालना है, मान लो आपको a क्रॉस b का डायरेक्शन निकालना है, ये a है और ये b है, तो कभी भी अगर a क्रॉस b का डायरेक्शन निकालना है, देखिए छोटा सा चीज़ है लेकिन कई लोगों को दिक्कत होता है, तो हम इसलिए क्लियर कर देते हैं ये चीज़। a क्रॉस b का डायरेक्शन अगर निकालना है तो पहले क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन कर देंगे, उनको शिफ्ट करके, पैरेलली शिफ्ट करके इन दोनों वेक्टर्स के टेल्स को ज्वाइन कर देंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे आगे, ठीक है, पैरेलल टू इटसेल्फ। और ए और बी के टेल्स को ज्वाइन कर देंगे, इसका क्या ज्वाइन करेंगे, उनका पूंछ को ज्वाइन कर देंगे, टेल को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब आप राइट हैंड का फिंगर्स लीजिए, राइट हैंड, ये राइट हैंड है हमारा, राइट हैंड का फिंगर लीजिए, ये 4 फिंगर, अंगूठा नहीं 4 फिंगर, और उसको पहले वेक्टर की तरफ ऐसे पुट कर दीजिए, पहले वेक्टर की तरफ ऐसे पुट कर दीजिए, ठीक है। और फिर उसको दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो, अंगूठा को ऐसे परपेंडिकुलर रखो, पहले वेक्टर की तरफ पुट कर दो ऐसे, और फिर बी की तरफ उसको कर्ल कर दो, ऐसे कर्ल कर दो, तो थंब जिस डायरेक्शन में आपका पॉइंट करेगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। अब कोई कहेगा आप में से कि ऐसे हम पुट करेंगे, तो ऐसे पुट करेंगे तो ऐसे कर्ल नहीं होगा ना, बात समझिए, समझ रहे हैं आप, आपको फिंगर उसी डायरेक्शन में घुमाना है जिस डायरेक्शन में मतलब ईश्वर चाहता है कि घूमे, मतलब ऐसे तो गॉड डजंट वांट अस टू बेंड द फिंगर लाइक दिस, ठीक है, तो ऐसे पुट करेंगे, देन यू कैन नॉट कर्ल योर फिंगर्स, यू कैन नॉट कर्ल योर फिंगर्स, कर्लिंग द फिंगर इन दिस डायरेक्शन इज नॉट अलाउड, राइट, ठीक है। तो इसलिए ऐसा इस तरीके से पुट करो कि ताकि दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल कर पाओ, तो ऐसे पुट करेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे, थंब जो है वो डायरेक्शन दे देगा ए क्रॉस बी का। सपोज करो कि आपका ऐसे होता है, सपोज करो कि ए क्रॉस बी इस तरह ना होके ऐसे होता, बी मान लो ये ए है और ये मान लो बी होता है ऐसे, ठीक है। फिर कैसे करते हैं, ए और बी को पैरेलली मूव करते हैं, पैरेलल टू इटसेल्फ, और उनके टेल्स को ज्वाइन कर देते हैं आप, ठीक है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, आप कैसे फिंगर रखेंगे ए के डायरेक्शन में, ऐसे रखेंगे, क्योंकि अब हमको नीचे कर्ल करना है, ऐसे नहीं रख सकते अब ऐसे रखेंगे, आप बी की तरफ कर्ल कर देंगे, थंब जो है डायरेक्शन देगा, इनवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट का आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप पहले दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दीजिए, पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड ध्यान दीजिए, राइट हैंड, ये सब कन्वेंशन है, राइट हैंड के फिंगर्स को पुट कीजिए, आप फिर फिंगर्स को दूसरे वेक्टर के साथ कर्ल करना, थंब जो है डायरेक्शन देगा। ऐसे ही हमें यहाँ पे आर क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, तो आर को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं आगे, टेल को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब आर की तरफ फिंगर्स रखा जाए और वी की तरफ कर्ल करते हैं, थंब किधर है, परपेंडिकुलर। अगर मान लो इस बॉडी का पोजीशन और वेलोसिटी इस व्हाइट बोर्ड का प्लेन में है, तो आर क्रॉस बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस व्हाइट बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब एल का डायरेक्शन जो होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पोजीशन एंड वेलोसिटी। एल डायरेक्शन ऑफ एल विल लाई perpendicular to the plane containing the position and velocity। मतलब दो वेक्टर को कंटेन करता हुआ हमेशा ही एक प्लेन ड्रा कर सकते हैं हम लोग। वी कैन ऑलवेज ड्रा ए प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, राइट। तो प्लेन जो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर
दोनों को कंटेन करता हुआ प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर आपका एंगुलर मोमेंटम होगा। इस प्लेन को हम लोग प्लेन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, वी आल्सो कॉल इट प्लेन ऑफ मोशन। सो एल विल लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, ठीक है, एल विल लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। एल का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम इज सेइंग कि ये डायरेक्शन एज द बॉडी मूव्स अंडर द सेंट्रल फोर्सेस, दिस डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम शुड नॉट चेंज। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डज नॉट चेंज का मतलब हो गया द प्लेन ऑफ मोशन विल आल्सो नॉट चेंज। The plane containing position velocity will not change. Plane containing position velocity is not going to change with time. समझ में आ रहा है आपको? Plane containing the position and velocity is not going to change with time, because if the plane containing position and velocity is going to change with time, then the direction of angular momentum will also change, which is not allowed. Which is not allowed, right? तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सेंट्रल फोर्स मोशन होंगे, जितने भी सिस्टम सेंट्रल फोर्स मोशन वाले सिस्टम होंगे, वो सारे के सारे प्लेनर होंगे। द मोशन विल लाई इन ए प्लेन। बात समझ में आ रहा है आपको? मोशन इज गोइंग टू गेट कन्फाइंड टू ए प्लेन। इफ यू वांट टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, जो मोशन होगा वो प्लेन में कन्फाइन हो जाएगा। इट वोंट बी 3D मोशन। मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल नहीं होगा, ठीक है। सो ऑल सेंट्रल फोर्स मोशन बीट ग्रेविटेशनल और कुलम्बिक, ठीक है, वो सारे सेंट्रल फोर्स मोशन प्लेनर होंगे। आप याद करो जब हम लोग साइंस का एग्जीबिशन में वो सोलर सिस्टम बनाते थे, ठीक है, जैसे सन है, मान लो ये अर्थ है, तो प्लेनर ऑर्बिट बनाते थे, प्लेनर ऑर्बिट बनाते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब ये सन है और ये अर्थ है, आधा ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता। प्लेनर ऑर्बिट होगा, प्लेनर ऑर्बिट, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल फोर्स सिस्टम। ये एक सेंट्रल फोर्स सिस्टम है। यू हैव रदरफोर्ड स्कैटरिंग, इट्स अ गोल्डफाइल न्यूक्लियस एंड योर अल्फा पार्टिकल, प्लेनर ऑर्बिट एक प्लेन में कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि इधर गया फिर ऐसे चला गया, ऐसा नहीं है। इट वॉन्ट चेंज, मतलब ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन फिर ऐसे उठ गया, ऐसा नहीं होगा। एक प्लेन में कन्फाइन होगा। ऑल सेंट्रल फोर्स मोशन आर प्लेनर, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल फोर्स द सेंट्रल फोर्स मोशन टू लाई इन ए प्लेन। तो अभी क्या देख रहे हैं आप कि जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इज किलिंग 1 डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। मोशन इज नॉट 3D। ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को किल कर दिया। मैं आपको शुरू में ही बोला था कि जितने भी कंजर्वेशन लॉज या जितने भी नेचर के लॉज हैं वो मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दे, पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कैन नॉट इवॉल्व इन आर्बिट्ररी फैशन। सिस्टम आर्बिट्ररी फैशन में इवॉल्व न करके एक बड़े प्रेडिक्टेबल फैशन में इवॉल्व करता है, जस्ट बिकॉज नेचर पुट सम लॉज ऑन इट। नेचर रिस्ट्रिक्ट द सिस्टम, नेचर put some restriction on the system in the form of laws. And so we are seeing that direction of angular momentum is conserved is restricting the central force motion to a plane. ठीक है? So it is just killing 1 dimension of the system. It is killing the 1 degree of freedom of the system. It has to be planar. So central force motion, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं शुरू में ही बोला था कि हम लोग अभी जनरलिस्टिक पूरा फैमिली ऑफ सेंट्रल फोर्स सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो जो भी हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे वो सारे के सारे सेंट्रल फोर्स सिस्टम के लिए होल्ड करेगा, ठीक है। सो सेंट्रल फोर्स मोशन इज प्लेनर। सेंट्रल फोर्स मोशन प्लेनर होता है, राइट? अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्ट दैट magnitude of angular momentum is conserved. Let's see the physical significance of the fact that magnitude of angular momentum is conserved. देखिए magnitude of angular momentum क्या होगा? देखो the position is given by RER और velocity अभी तो याद कर लो, बाकी इसका एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे। ये थीटा होता है,
आर डॉट थीटा डॉट। अभी आप इसको याद कर लीजिए, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होता है, ठीक है। बाकी इसको हम एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं पहले, फिर आई मेक ए वीडियो फॉर दिस, हाउ दीज थिंग्स आर कमिंग, राइट। क्योंकि प्लेनर सिस्टम है, तो प्लेनर सिस्टम में देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं पहले, क्यों हम लोग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। देखिए प्लेनर, अब हम लोग को समझ में आ गया कि सेंट्रल फोर्स मोशन प्लेनर है, ठीक है। अब प्लेनर सिस्टम है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो 2 डायमेंशनल सिस्टम में हम लोग के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन पोजीशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज करें। तो व्हाई वी प्रीफर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, ये समझिए, हम लोग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट प्रीफर क्यों कर रहे हैं। हम लोग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर हम लोग कार्टेशियन यूज करेंगे तो आपका जो फोर्स है, ये फोर्स है ना आपका, अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे तो आपका जो फोर्स होगा वो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि आर देखिए क्या होता है, ये होता है, उसके फोर्स 2 वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब 2 वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा तो आगे चल के हम लोग सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, वो भी 2 वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा। फिर पूरा जो मैथमेटिक्स जो होगा सेंट्रल फोर्स सिस्टम का, उन सभी में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऐसे ही बड़ा मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो 2 वेरिएबल अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज करने से क्या फायदा है, उसका फायदा ये है कि यहाँ पे आर खुद एक कोऑर्डिनेट है, आर खुद एक आर जो है वो खुद एक कोऑर्डिनेट है, तो ये फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल ही रह जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा ही सेंट्रल फोर्स सिस्टम में हम लोग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। समझ में आ रहा है चीज आपको? वी ऑलवेज यूज प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट इन द सेंट्रल फोर्स सिस्टम, एंड in plane polar coordinate the position is given by this and velocity is given by this. I'll make a separate video on this कि कैसे ये velocity ये आता है, ठीक है। So you just keep in mind right now this, ठीक, okay, fine. So और by the time you see this video I would have already made it, right? ये तो क्लास में ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो मतलब बना देंगे और उसको हम पहले डाल देंगे, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने पहले बना रखा है, ठीक है, okay. So let's put it here, RER and R dot ER, this. So ER cross ER is going to be 0. Where is mu? Mu is here. So it will be mu R square theta dot. So we are concerned with magnitude only. This is unit vector, this is unit vector, and cross product of 2 unit vector is also unit vector. So the magnitude होगा, and this is going to be constant. This is going to be constant. All right, ये constant हो जाएगा. Fine. So the system is going to evolve in such a fashion that दिस हैज टू बी कांस्टेंट। मतलब सिस्टम जो है, ये बॉडी जो है, इस तरीके से मूव करेगा कि इसका जो आर और थीटा कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएशन ऑफ आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब पार्टिकल, अभी तो क्या था कि डायरेक्शन कांस्टेंट को क्या किया, सिस्टम को एक प्लेन में कन्फाइन कर दिया, एक प्लेन में कन्फाइन कर दिया। अब उस प्लेन में भी बड़े तरीके से पार्टिकल मूव कर सकता है ना। देखो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड क्या कर रहा है, वो सिस्टम को, पार्टिकल को एक प्लेन में कन्फाइन कर दिया कि तुम उसी प्लेन में मूव कर सकते हो। अब उस प्लेन में भी बड़े तरीके से पार्टिकल मूव कर सकता है। देन नेचर पुट्स एडिशनल रिस्ट्रिक्शन इन दैट प्लेन ऑल्सो, कि उस प्लेन में भी तुमको इस तरीके से मूव करना है, ऐसा ऑर्बिट लेना है कि जो आपका कोऑर्डिनेट है आर और थीटा, जो पोजीशन को डिस्क्राइब करता है प्लेन में, पार्टिकल का पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट आर एंड थीटा मस्ट वेरी इन सच ए वे दैट आर स्क्वायर थीटा डॉट हैज टू बी कांस्टेंट। अगर हम म्यू को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो
ये इस तरीके से वेरी करना है कि आर चेंज करेगा, थीटा चेंज करेगा, लेकिन आर स्क्वायर थीटा डॉट नहीं चेंज करेगा। तो ये एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन है। So particle is getting confined in a plane, and in that plane also it will take such a orbit, that r square theta dot has to be conserved, has to be constant. समझ में आ रहा है आपको? It has to be constant. Okay, now let's see the physical, how the physical significance of this fact कि r square theta dot conserve होने से क्या उसका किस तरीके और किस तरीके से इसको हम लोग फिजिकल तरीके से देख सकते हैं, मोशन के टर्म्स में कैसे देख सकते हैं। जिस डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व को देखा हमने कि प्लेन में कन्फाइन हो गया। अब आर का थीटा डॉट कंजर्व है, इसको देखने का और क्या तरीके हैं वो देखिए। हाउ वी विल सी हाउ केपलर सॉ दिस रिस्ट्रिक्शन। केपलर ने इस रिस्ट्रिक्शन को किस तरीके से देखा वो देखा जाए थोड़ा सा हम लोग। आर स्क्वायर थीटा डॉट कंजर्व होने होगा, इसको केपलर ने किस तरीके से देखा, लेट्स ट्राई टू सी दैट आल्सो। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि द पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए प्लेन, एंड दैट प्लेन आल्सो द बॉडी कैन नॉट मूव आर्बिट्ररीली, द बॉडी हैज टू टेक सच ए ऑर्बिट दैट आर स्क्वायर थीटा डॉट हैज टू बी कंजर्व्ड। मान लो एट टाइम टी बॉडी यहाँ है, ठीक है, मान लो एट टाइम टी बॉडी यहाँ पे है, ठीक। अब मान लो ये टाइम टी पे है, अब कुछ देर बाद मान लो बॉडी यहाँ ट्रेवल कर गया, ये टाइम टी पे है, ये टाइम टी प्लस डी टी पे है, बॉडी यहाँ पहुँच गया, सपोज करो दिस इज डी थीटा, राइट। मान लो इस जगह बॉडी पहुँच गया, ऑलराइट। सो एंड दिस इज योर what? This is r, so this arc is going to be r d theta, ठीक है। If the body is here at time t and it moves to this position at t plus dt, right, then if I ask you, we are seeing the Kepler viewpoint, how Kepler saw this restriction that r square theta dot is constant. How Kepler saw this restriction, केपलर ने इस रिस्ट्रिक्शन को किस तरीके से देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय आर वेक्टर इन dt टाइम, में कितना एरिया स्वीप किया, स्वीप का डिक्शनरी मीनिंग देख लेना, ठीक है। झाड़ू लगाते हैं उसको स्वीपिंग बोलते हैं, स्वीपिंग, ठीक है। तो ये कितना एरिया स्वीप किया, स्वीपिंग, झाड़ू मारते हैं ना, पैरेलल मोशन इज पैरेलल टू द प्लेन, तो ऐसे स्वीप किया, कैसे कितना एरिया स्वीप किया, एरिया स्वेप्ट बाय, ये पास्ट टेंस है, dA will be what? I can see this as triangle, so 1/2 into base into height, ये बेस हो गया और हाइट r हो गया, this is 1/2, ठीक है। Okay, so area swept by r vector per unit time, or the rate at which area is swept by the r vector is given by some mathematics है, but theta dot. And what is this r square theta dot? R square theta dot has to be constant. Mu r square theta dot है ना, ठीक है। So this is L upon 2 mu, which is constant. इसका मतलब ये है कि the particle will move in such a way, that the rate, the area swept by the vector, by the r vector per unit time will be constant. समझिए एक तरह से, पहले डायरेक्शन क्या किया, कन्फाइन कर दिया प्लेन में, अब उस प्लेन में भी पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा that the area swept by r vector per unit time will be constant with time. Area swept by the r vector per unit time will be constant. ये
1 सेकेंड में जो एरिया स्वीप कर रहा है वो हमेशा ही सेम रहेगा। द रेट एट विच एरिया इज स्वेप्ट बाय द आर वेक्टर विल रिमेन कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। हम लोग क्या मतलब बड़े लोग बोलते हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। सो केपलर सेड दैट पार्टिकल विल मूव इन सच ए वे दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। उस प्लेन में भी पार्टिकल ऐसा ऑर्बिट लेगा कि एरियल वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, राइट। एंड दिस इज योर केपलर्स सेकेंड लॉ। सारा केपलर का लॉ आ जाएगा कहीं ना कहीं डिस्कशन में, ठीक है। सी केपलर सेकेंड लॉ, द केपलर सेकेंड लॉ इज नथिंग बट इज कल्मिनेशन ऑफ द फैक्ट दैट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने से क्या फर्क पड़ रहा है, एक तो मोशन कन्फाइन हो गया प्लेन में, और उस प्लेन में भी ऐसा ऑर्बिट लेगा कि एरियल वेलोसिटी हैज टू बी कांस्टेंट। सो नेचर इज कन्फाइन द पार्टिकल मोर एंड मोर, ठीक है। अभी एक और रिस्ट्रिक्शन आएगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, तो वो तो बिल्कुल किल कर देगा फ्रीडम को, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल फैशन में इवॉल्व करवाएगा फिर तो, ठीक है। इसको देखिए केपलर सेकेंड लॉ को थोड़ा सा प्लेनेटरी मोशन के टर्म्स में भी थोड़ा एक बार देख लिया जाए, जो कि आप 10+2 वगैरह में पढ़े भी होंगे। देखिए प्लेनेटरी मोशन में एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है वो देखा जाए थोड़ा। मान लो सन एंड अर्थ सिस्टम है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, हम लोग प्रूफ करेंगे आगे चल के कैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो मान लो अर्थ किसी वक्त यहाँ है, ठीक है, और डेल्टा टी कुछ महीने में यहाँ चला गया, सपोज करो, सॉरी, दिस इज अर्थ इज हियर आफ्टर डेल्टा टी टाइम, अर्थ इज हियर आफ्टर डेल्टा टी टाइम, ठीक है। मान लो किसी महीने अर्थ यहां है और सेम डेल्टा टी टाइम में इधर चला गया, मतलब नजदीक है तो ज्यादा थीटा मूव करेगा, ठीक है, ठीक, डेल्टा टी टाइम। तो अगर यहां से यहां जा रहा है डेल्टा टी टाइम में और यहां से यहां जा रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो अकॉर्डिंग टू Kepler's law, or you can say what is the area, what is this area? This area will be dA by dt into delta t, dA by dt constant है, तो ये एरिया ये हो जाएगा, ये एरिया क्या बनेगा, this will also be dA by dt, aerial velocity into delta t, and the Kepler second law says कि dA by dt is same, dA by dt वेरी नहीं करता, अर्थ इज सेंट्रल फोर्स, अर्थ द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज सेंट्रल फोर्स मोशन, सो इन एवरी सेंट्रल फोर्स मोशन दिस एरिया वेलोसिटी हैज टू बी कांस्टेंट। तो एरिया वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा अर्थ का। तो यहाँ भी जो एरिया स्वीप होगा यहाँ से यहाँ तक वो dA by dt इंटू डेल्टा टी है, यहाँ भी dA by dt इंटू डेल्टा टी है, और ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है, ये जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन है, ये चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर डेल्टा टी सेम रहेगा तो ये एरिया भी सेम रहेगा। सो द प्लैनेट इज गोइंग टू स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इंटरवल ऑफ टाइम सेम रहेगा तो दीज एरियाज विल आल्सो बी सेम। द प्लैनेट इज गोइंग टू स्वीप equal area in equal interval of time, right? So this is Kepler's law applied to planetary motion. This is Kepler's law applied to planetary motion. So we will end over here. यहीं पर रोक देते हैं. So we have seen the physical significance of angular momentum and how nature is confining the motion, central force motion, to a plane, and in that plane also the particle is going to take such a orbit where area velocity is constant. ठीक है. तो दिस इज व्हाट द प्लान इज, ठीक है, कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करके और सिस्टम के इवोल्यूशन को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है नेचर, वो हम लोगों ने यहाँ देखा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।